Hello students, Dr. Rakesh Singh welcomes you to KSIS Academy पटना। हम लोग 67th BPSC टेस्ट सीरीज का टेस्ट 7 यानी सेक्शन ए, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 7 के सेक्शन ए के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। टेस्ट 7 का जो उद्देश्य है, इस सेक्शन के क्वेश्चन का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्राचीन भारत के इतिहास को, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन कौन सी स्रोत की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, कौन कौन से स्रोत आपके पास है, कौन कौन सा हिस्टोरिकल सोर्सेज है आपके पास, जिसको कि पढ़ के आप प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण करते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन डिस्कशन से पहले हम लोग अपना उद्देश्य को फिर से दोहराते हैं अपने उद्देश्य को, कि हमारा उद्देश्य है 67th BPSC PT में 150 में से हम लोगों को 140 से ज़्यादा नंबर लाना है। सो अगेन आई शुड रिमाइंड यू ऑफ आवर प्रॉमिस। हमारा ये संकल्प है, हमारा कहने का मतलब मेरा और मेरे बच्चों का, मेरा और मेरे विद्यार्थियों का ये संकल्प है कि इस बार 140 के पार। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, विच इज द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, वो विश्व का सबसे पुराना साहित्य या ग्रंथ कौन सा है जो आज भी मान्य है? इसी क्वेश्चन को, है ना, विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड where the traditions that are mentioned are still prevalent? तो सही आंसर है बच्चों वेद। सही आंसर है वेद। ये विश्व का सबसे पुराना आपका ऐसा ग्रंथ है, ऐसा साहित्य है जिसकी परंपरा का अनुसरण आज भी हम लोग करते हैं। गायत्री मंत्र, इट इज वेरी मच प्रिवलेंट टुडे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेद? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। ऑप्शन ए, ज्ञान। इंग्लिश में बोले तो नॉलेज। अब थोड़ा सा इसके डिस्कशन में थोड़ा सा हम लोग को इंग्लिश का शब्द का मदद लेना पड़ेगा। हमारी संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा में काफी समानता है। यू विल फाइंड मेनी सिमिलैरिटीज इन द इंडियन संस्कृत लैंग्वेज as well as in the language of the European countries। और जब हम लोग इस तरह के भाषा के आधार पर संस्कृति को पढ़ते हैं तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन। और इसी इंडो यूरोपियन शब्द में एक शब्द है वेद। आप देख रहे होंगे वेद। वेद का मतलब है सी, देखना, नो, जानना। तो द संस्कृत जो शब्द है वेद इसी से आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। और ये जो वेद है, जो रूप आज हम लोग देखते हैं पढ़ते समय, उसकी भाषा है वैदिक संस्कृत, न कि आज जो प्रचलित है संस्कृत वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट आर द सब डिविजन ऑफ द वेदास? वेदों के उपखंड क्या हैं? तो वेद में 4 भाग हैं। पहला भाग जिसको हम लोग संहिता कहते हैं, दूसरा भाग जिसको हम लोग अरण्यक कहते हैं, तीसरा भाग जिसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं,
और चौथा भाग जिसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश वर्ड जो है देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ABCD ये सारे वेदों के उपखंड हैं या सब डिवीजन ऑफ द वेद्स। आपके पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर एक वेद जो है 4 भाग में विभाजित है। एक है आपका, पहला है आपका संहिता। संहिता यानी वो भाग जिसमें मंत्र दिया हुआ है। दूसरा भाग है अरण्याक। अरण्याक का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। इसमें बहुत सारे अनुष्ठान हैं, यज्ञ करने का तरीका दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इस तरह का अनुष्ठान जंगलों में करना है इसलिए इसको नाम दिया गया अरण्यक। और तीसरा है ब्राह्मण या ब्राह्मणाज इंग्लिश में बोले तो। ये जो मंत्र है, ये जो यज्ञ करने का तरीका है, इसको आपकी भाषा में यदि कोई समझाता है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, तो उसको कहते हैं ब्राह्मणाज या ब्राह्मण। माने वेद में जो भी मंत्र है उसको आम लोगों को समझाने का काम वेद का तीसरा उपखंड करता है, वो है ब्राह्मण। और चौथा भाग है उपनिषद। आत्मा, परमात्मा, पृथ्वी का गठन कैसे हुआ, सूर्य क्या है, तारा क्या है, अच्छे कर्म करना चाहिए, ये सब सारी बातें जो हैं, फिलॉसफिकल जो बात होती है, ये सब सारा कुछ चौथे उपखंड यानी उपनिषद में दी गई है। तो वेद के 4 उपखंड हैं, संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि वेद में 5वां श्रेणी भी है, वो है उपासना। उपासना मतलब पूजा, मैंने पूजा करने का तरीका, उपासना को भी हम लोग वेद का एक भाग माने। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सब डिविजन्स ऑफ वेदास? संहितास, अरण्यकास, द ब्राह्मणास, उपनिषद। ये चारों ऑप्शन सही आंसर है, यानी ई मोर देन 1 ऑप्शन नन। वेदों के उपखंड क्या हैं? संहिता, अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। ये 4 जो हैं उपखंड हैं और चारों ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उपासना वेद का एक उपखंड है। उपासना इज अ सब डिवीजन ऑफ वेद। चलिए, भले ही विवादित है, लेकिन वेद में तो बताया गया है कि कैसे पूजा करना है। सही। वेद आर श्रुति, वेद श्रुति है। दूसरा ऑप्शन ये भी सही है। वेद्स आर अपरुषीय, वेद अपरुषीय है, मतलब जो पुरुष द्वारा निर्मित ना हो, ईश्वर के द्वारा निर्मित हो, उसको कहते हैं अपरुषीय। सारा ऑप्शंस सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है डी, 1, 2 एंड 3। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, यानी जिसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता हो, यानी ईश्वरकृत हो, समथिंग दैट इज मेड बाय गॉड। तो वो गॉड कौन थे? वो अपौरुषीय कौन थे? वो अपौरुषीय कौन थे? मोर देन अ मैन कौन थे? तो उनको हम लोग नाम देते हैं विराट पुरुष का। ये इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में आप लिख लीजिए। उनको नाम देते हैं हम लोग विराट पुरुष का या कारण ब्रह्म का। माने विराट पुरुष
के द्वारा वेद का निर्माण हुआ। विराट पुरुष क्रिएटेड वेद। और श्रुति परंपरा यानी सुनने के परंपरा से इस संसार के जो सृष्टिकर्ता हैं ब्रह्मा जी उसको प्राप्त किया। कहने का मतलब द पर्सन हु क्रिएटेड, है ना, मोर देन अ मैन, गॉड हु क्रिएटेड वेद वॉज विराट पुरुष और कारण ब्रह्म। एंड थ्रू द ट्रेडिशन ऑफ हियरिंग, लिसनिंग, श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा के माध्यम से इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स ब्रह्मा जी, ही गॉट द नॉलेज अबाउट वेद। और ब्रह्मा जी के बाद ये बताया गया है कि 4 महर्षि थे, 4 सेज महर्षि थे। एक का नाम अग्नि से संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित रहे। दूसरे का वायु से महर्षि वायु से संबंधित थे, तो वो यजुर्वेद का निर्माण किए या यजुर्वेद का ज्ञान दिए। तीसरे आदित्य थे, आदित्य महर्षि, ये सामवेद का ज्ञान दिए। और चौथे थे अंगिरा, और अंगिरा जो है अथर्ववेद का ज्ञान दिए। कहने का मतलब श्रुति परंपरा से अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर से श्रुति परंपरा से ही ये ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्त किया गया। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा ऑप्शन है, वेद श्रुति है, यानी वी हैव कम टू नो अबाउट थ्रू लिसनिंग, ये सही है। वेद अपौरुषीय है ना, जिसको मानवकृत नहीं है, ये भी सही है। तो 4 का सही ऑप्शन है डी, यानी ऑल द ऑप्शंस। जब हम लोग श्रुति की बात करते हैं, श्रुति मतलब कान से सुनना, तो दूसरा शब्द आ जाता है स्मृति। स्मृति मतलब मन में याद रहना, स्मरण, जो आपको याद है। तो सनातन धर्म में या आर्य द्वारा लिखित और ग्रंथों और जो ग्रंथ था वो स्मृति था। और वेद को अन्य ग्रंथों से एक ही आधार पर बांटा जाता है कि एक श्रुति परंपरा है, दूसरा स्मृति, जो आपको याद रहा। और वेद का जो भाषा है वो है आपका वैदिक संस्कृत। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेद के ज्ञाता प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? Who was the last person to receive the knowledge of वेद? तो वेद जो है श्रुति परंपरा से कारण ब्रह्म या विराट पुरुष से ब्रह्मा जी के जब सुनाया जा रहा था ब्रह्मा जी को, तो फिर कुछ ऋषि और लोग भी सुन लिए जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का निर्माण किए। तो इसलिए सही ऑप्शन है आपका अग्नि, क्योंकि हम लोग ये महर्षि की बात करते हैं और ये महर्षि फिर अपने ऋषियों को ज्ञान बांटे। तो 5 का सही ऑप्शन है डी, यानी अग्नि। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पुराने डिस्कशन पर आधारित है कि विच ऑफ द फॉलोइंग महर्षि असिमिलेटेड द नॉलेज ऑफ वेद। कहने का मतलब कि 4 आपका वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये वेद जो है 4 महर्षियों के साथ संबंधित है। तो 4 महर्षि कौन कौन हैं? तो वो हैं आपके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ऑल द ऑप्शंस, और इस हिसाब से ई ऑप्शन होगा, एक से अधिक विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ई। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों का मौखिक प्रसारण कब शुरू हुआ? मतलब बोलने का जो परंपरा है इस आर्य प्रदेश में, आर्य देश में, भारत में, ये आपका कब
चालू हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, सेकेंड मिलेनियम बीसी, यानी सेकेंड मिलेनियम बीसी या दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से वेदों को बोलने के माध्यम से प्रसारित किया गया। इसी तरह आज हम लोग को ज्ञान मिला है। तो 7 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, बहुत सारे जो है दर्शन, बहुत सारे फिलॉसफी भारत में आए। कुछ दर्शन वेद को मानते थे और कुछ दर्शन वेद को नहीं मानते थे। जो फिलॉसफी, जो दर्शन वेद को मानते थे उनको बोला जाता था आस्तिक, और जो वेद को नहीं मानते थे उनको बोला जाता था नास्तिक। आज आप लोग आस्तिक का मतलब जो भगवान में बिलीव करते हैं, और नास्तिक का मतलब हु डू नॉट बिलीव इन गॉड, बट ऐसी बात नहीं है। आस्तिक का सही अर्थ है जो वेद को मानते हैं, और नास्तिक का अर्थ है जो वेद को नहीं मानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से आस्तिक दर्शन हैं? न्याय, वैशिका, सांख्य या योग? ये न्याय, वैशिका, सांख्य या योग जो है, इसको कहिए वेदांग है, वेद के अंग है। कि वेद को जो हम लोग बात करते हैं विराट पुरुष, उनका आँख, कान, नेत्र, पैर के रूप में ये सब न्याय को, वैशेषिक को, सांख्य को, योग को लिया गया है। कहने का मतलब कि कैसे मंत्र पढ़ा जाएगा, कैसे मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, कब कोई अनुष्ठान किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है हम लोग को इस दर्शन में मिलता है। तो सारा ऑप्शन जो है वो आस्तिक दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का एक से अधिक विकल्प सही ऑप्शन है, ऑल द ऑप्शंस। लेकिन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चरवाका, अजविका और अजनन, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, चरवाका है, अजविका है, अजनन है, ये लोग वेद को नहीं मानते हैं, इसलिए इनको नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी या नास्तिक दर्शन के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसी पे आधारित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी? निम्नलिखित में से कौन से नास्तिक दर्शन हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक, आजीविका। ये चारों जो हैं ऑप्शन सारे नास्तिक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, यानी सही ऑप्शन एक से अधिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 9 का ई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर वेदास नोन एज इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में वेदों को क्या कहा जाता है? एक शब्द है वयमोली। वयमोली का मतलब होता है छुपा हुआ ज्ञान। तो वेद भी तो छुपा हुआ ज्ञान है जो कितने समय से श्रुति परंपरा से चलता आ रहा है। हम लोग सुनते हैं और उसके छुपे हुए ज्ञान को देखते हैं। इसी अर्थ में दक्षिण भारत को, वेद को बोला गया है वयमोली। और एक और नाम है वेद का जो हम लोग दक्षिण भारत में बात करते हैं, वो है मराई। तो दक्षिण भारत में वेदों को मराई कहा जाता है या वयमोली कहा जाता है। तो सही ऑप्शन है ए और बी। 10 का सही ऑप्शन है ए और बी, यानी कि ई। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? अब हम लोग जो है, चूंकि वैदिक संस्कृत और यूरोपीय भाषा में काफ़ी समानताएं हैं, तो उसी के आधार पे क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। विच इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन एनी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? वो है ऋग्वेद। किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना साहित्य कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। तो 11 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर
12. What is the geographical area of the ऋग्वेद? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब। ऋग्वेद का भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब। देखिए, आर्य जो भारत में आए, उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत आए, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि वर्तमान का पाकिस्तान, और वहीं से पहले पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से पश्चिम यूरोप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी से ईस्टर्न यूपी, और फिर हिमालय के नीचे नीचे होते हुए बिहार में ये लोग प्रवेश किए। फिर से बता रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग से यानी कि वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए पंजाब में आए, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, पहले वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर वहाँ से ईस्टर्न यूपी, और ईस्टर्न यूपी से गोरखपुर क्षेत्र जो आप लोग देख रहे हैं, हिमालय के नीचे नीचे बिहार में, नॉर्थ बिहार से बिहार में प्रवेश किए। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और पंजाब। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। 12 का डी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द ऋग्वेद? ऋग्वेद की रचना की तिथि क्या है? याद रखिएगा, ऋग्वेद जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 BC टू 1000 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, इस काल को हम लोग ऋग्वेदिक काल कहते हैं, और इसी के आधार पर मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना की तिथि भी, या ऋग्वेद में जो संदर्भ है, ऋग्वेद में जो भी बातें कही गई हैं, उसकी तिथि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ही होगी। तो इस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डेट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ऋग्वेद, सही ऑप्शन है ए, 1500 BC। ऋग्वेद की रचना की तिथि क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है सही ऑप्शन ए। हाउ मेनी मंडल्स आर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? याद रखिएगा, ऋग्वेद जो है 10 चैप्टर में, 10 अध्याय में विभाजित है, और हर एक अध्याय को हम लोग कहते हैं मंडल। सो ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स और 10 चैप्टर्स। ऋग्वेद 10 मंडल या 10 अध्याय में विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मंडल्स आर इन ऋग्वेद? ए ऑप्शन 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ए ऑप्शन 10। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है ए 10। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी सूक्त आर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, 1028। इस बात को याद रखिएगा। तो ऋग्वेद में कुल सूक्त जो है, टोटल नंबर ऑफ सूक्त आर 1028। 15 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, जो ऋग्वेद संहिता है, इसमें 10 अध्याय हैं। पहला अध्याय और 10वां अध्याय वो सबसे नया है। बुक 1 एंड बुक 10 और मंडल 1 और मंडल 10 आर द लेटेस्ट। लेकिन बुक 2 से लेके बुक 9 तक, मंडल 2 से लेके मंडल 9 तक, ये आपका सबसे पुराना है। बुक 2 यानी मंडल 2 से मंडल 9 में क्या बातें दी गई है, इसमें 2 चीज बताया गया है। एक तो ये कुछ देवताओं के श्रुति में इसमें वर्णन है, प्रेज ऑफ सम डेटीज, यानी देवताओं का वर्णन है, प्रेज है, ग्लोरिफिकेशन है।
और दूसरा डिस्कस की गई है कॉस्मोलॉजी के बारे में, यानी ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में। ये सब बातें मंडल 2 से मंडल 9 में आपको मिलेगा। जो सबसे नया मंडल है यानी बुक मंडल 1 और मंडल 10, इसमें आध्यात्मिक बात की गई है, दार्शनिक बात की गई है, इसमें फिलोसफिकल बात की गई है, आत्मा, परमात्मा, समाज में दान, ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, देवता क्या है, देवता की प्रकृति क्या है, ये सब जो मेटाफिजिकल बातें हैं, आत्मा, परमात्मा, ये सब इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी वर्सेज आर इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? सूक्त 1028। अब सवाल उठता है कितने श्लोक हैं? तो श्लोक हैं आपके 10,600, 10,600 वर्सेज या श्लोक्स आर इन ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल ऑफ ऋग्वेद डिस्कस कॉस्मोलॉजी? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस मंडल में कॉस्मोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, चर्चा है? किस मंडल में ब्रह्मांड विज्ञान की चर्चा है? मंडल 1 में है नहीं, हम लोग बात कर चुके थे। मंडल 2 में है, मंडल 3 में है और मंडल 9 में है। सही ऑप्शन बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है बी, सी और डी, यानी आपका सही ऑप्शन हो गया ई। तो क्वेश्चन नंबर 17 सही ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन हो गया आपका ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल ऑफ ऋग्वेद प्रेज डिटीज? ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में देवताओं की स्तुति की जाती है? अंग्रेजी में डिटीज का मतलब होता है गॉड। तो जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो पुराना, सबसे पुराना मंडल है, मंडल 2 से लेके मंडल 9 तक, इसमें ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में और देवताओं की स्तुति के बारे में उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 18 उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मंडल 1 गलत है, मंडल 2 सही है, मंडल 3 सही है और मंडल 9 सही है। याद रखिएगा, मंडल 2 से मंडल 9, इसमें 3 बात याद रखिएगा। मंडल 2 से 9 ये सबसे पुराना है, नंबर 1। मंडल 2 से 9 में कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में चर्चा है। पॉइंट नंबर 3, मंडल 2 से मंडल 9 तक में देवताओं की स्तुति है। तो इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल ऑफ ऋग्वेद टॉक्स अबाउट फिलॉसफीज? ऋग्वेद के निम्नलिखित में से कौन सा मंडल दर्शन की बात करता है? मंडल 1 और मंडल 10 सबसे नया मंडल है, सबसे नया चैप्टर है, सबसे नया अध्याय है और इसमें 2 बात की गई है। एक बात की गई है आध्यात्मिक बात की गई है, स्पेकुलेशन की बात की गई है, दर्शन की बात की गई है, फिलॉसफी की बात की गई है और दूसरा समाज में क्या क्या करना चाहिए एक अच्छे पुरुष या महिला होने के नाते, जैसे कि दान। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से कौन सा मंडल दर्शन की बात करता है? 1 और 10 ऑप्शन है नहीं, तो सही ऑप्शन होगा आपका ए, यानी कि 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच मंडल ऑफ ऋग्वेद टॉक्स अबाउट चैरिटी इन सोसाइटी? ऋग्वेद का कौन सा मंडल समाज में दान के बारे में बात करता है? वो है मंडल 1 और मंडल 10। तो सही ऑप्शन हो गया ए, सही ऑप्शन हो गया बी।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन ए, सही ऑप्शन बी यानी सही ऑप्शन ई। मोर देन वन ऑप्शन, एक से अधिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 21, विच प्लेस इन बिहार हैव वी कम अक्रॉस अ स्तूप इरेक्टेड ओवर अ पोर्शन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अ बुद्धा। बिहार के किस स्थान पे हम बुद्ध के अवशेष के ऊपर स्तूप का निर्माण हुआ है? यानी स्तूप का निर्माण बिहार में कहाँ हुआ है? वैसा स्तूप जिसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष हैं, उनके शरीर का अवशेष है। तो सही ऑप्शन है ए यानी वैशाली। 21 का सही ऑप्शन है ए वैशाली। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following places Ashokan monolithic pillars have been discovered? monolithic पिलर का मतलब होता है एक ही सिंगल स्टोन को काट के एक पिलर का रूप दे दिया गया, स्तंभ का रूप दे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर अशोक काल के अखंड स्तंभों की खोज की गई है? कुम्हरार सही है, वैशाली ये भी सही है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी सही है, चौथा रामपुरवा ये भी सही है, और अपने नोट्स में एक और पांचवा लिख लीजिए लौरिया अरेराज। ये सारा बिहार में है। तो कुम्हरार, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लौरिया अरेराज, ये 5 जगह में अशोक काल के अखंड स्तंभ मोनोलिथिक पिलर्स की खोज की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 22 ई ऑप्शन यानी एक से अधिक विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। विच प्लेस इन बिहार हैज कुशान brick structures been excavated from, yeah, you can say, at which place in Bihar Kushan brick structures has been excavated? कुशान काल की ईंट संरचनाएं कहाँ से खुदाई में मिली है? तो एक है कुम्हरार और दूसरा है आपका छपरा डिस्ट्रिक्ट में चिरांद जगह है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है चिरांद, याद रखिएगा बिहार के इतिहास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है कुम्हरार, ए बी चिरांद। क्वेश्चन नंबर 23 सही ऑप्शन ए और बी यानी एक से अधिक विकल्प ई। क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लेस हैड अ मोनेस्ट्री फंक्शनिंग एज मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन द गुप्ता पीरियड? गुप्त काल में किस स्थान पे चिकित्सा संस्थान था? तो खुदाई के दौरान पटना के कुम्हरार में से हम लोग को ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसी निशानी मिली है जो कि बताता है कि ये मेडिकल कोई इंस्टीट्यूशन होगा या चिकित्सा संस्थान होगा। तो 24 का सही आंसर है कुम्हरार, ऑप्शन ए। 24 का सही आंसर है कुम्हरार। जो बिहार के बाहर के बच्चों हैं, कुम्हरार पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर हैव वी फाउंड कुशान टेराकोटा फिगर्स? टेराकोटा मतलब मिट्टी के। हम कुशान काल के मिट्टी की मूर्ति कहाँ पाए हैं? पाए हैं हम लोग बक्सर में और पाए हैं हम लोग चिरांद में। कुशान काल की मिट्टी के बर्तन हम लोग को बक्सर में मिली है और चिरांद में मिली है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ई। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा टेस्ट 7 सेक्शन ए खत्म होता है और हम लोग अगले वीडियो में टेस्ट 7 सेक्शन बी यानी बिहार स्पेशल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।